हाय, कैसे हैं सभी लोग। ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम लोग बात करेंगे टेंस। टेंस मीन्स क्या होता है? टेंस मीन्स होता है काल एंड टाइम मीन्स समय। टेंस मीन्स काल और टाइम मीन्स समय। ये दोनों एक दूसरे से तात्पर्य रखते हैं लेकिन दोनों भिन्न हैं। इसको हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट किसी एक बच्चे का बहुत ही क्या कर सकते हैं, उसकी चाहत है सर मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझना है। मैं आपको केवल आज प्रेजेंट इंडेफिनिट समझाऊंगा, लेकिन कुछ औपचारिकता भी है, उसको निभाया जाए। टेंस, व्हाट इज टेंस? टेंस किसे कहते हैं? कार्य के समय के मुताबिक किए गए क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है, यानी कि कार्य के समय के मुताबिक क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस या काल कहते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे हमारी क्रिया है, क्रिया, सारा खेल मेरे बच्चों क्रिया का है। क्रिया जिसको इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। अगर हमको वर्ब और सब्जेक्ट पता है, हेल्पिंग वर्ब्स पता है, तो टेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। डोंट वरी, जो भी समस्याएं होंगी आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं उस सारी समस्याओं का समाधान करूंगा 100%। टेंस को तो ऐसे पढ़ाऊंगा जीवन के अंत तक याद रहेगा। फिर हम लोग बात करते हैं काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के प्रकार। टेंस के कितने प्रकार होते हैं? तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं। अगर टेंस का हम लोग स्पेलिंग देखें तो TENSE, इसमें से वॉवेल निकालते हैं, बचता है TNS। तीनों कॉन्सोनेंट से इस प्रकार पता चलता है कि टेंस कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन? देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। पहले लिखने का मतलब है कि समय को वेस्ट न करना। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस का समझे कैसे? प्रेजेंट टेंस को तो समझना क्या है? किसी क्रिया को करना, किसी क्रिया को करना। करना का मतलब क्या होता है? होता है। अगर किसी क्रिया के अंत में, ध्यान रहे, किसी क्रिया के अंत में होता है, प्रेजेंट में होता है, यानी प्रेजेंट में हो रहा है, प्रेजेंट में हो चुका है, यानी कि हो चुका है या एक लंबे समय से हो रहा है, वह प्रेजेंट टेंस है। अभी सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रेजेंट टेंस के 4 उपभेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 उपभेद होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से जानते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डू डज है। सब लोग कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का रोल नहीं है, आज मैं आपको समझा दूंगा इसका क्या रोल है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज एम आर जिसकी सहायक क्रिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसकी सहायक क्रिया हैज एंड हैव है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसकी सहायक क्रिया हैज बीन या हैव बीन है। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आता होगा, आप ये जानते होंगे, फिर भी मैंने रिपीट किया, डोंट वरी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस को हिंदी में सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल। मैंने यहाँ कुछ टॉपिक लिखा है, हैबिचुअल या रेगुलर या रिपीटेड वर्ब, रिपीटेड एक्शन, मैं भी समझा दे रहा हूं। दूसरा है टाइम इंप्रेसिंग एडवर्ब्स, ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ, ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। मेंटल एक्टिविटी हमेशा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। फिक्स्ड प्रोग्राम या प्लान जो है सिंपल प्रेजेंट में आता है। और कंडीशनल सेंटेंस भी आपका कुछ जगह सिंपल प्रेजेंट में आता है। अब हम लोग समझते हैं क्रिया के आधार पे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर उसको नोट बना लीजिए। ओके,
ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। दोनों की बात मेरे बच्चों सेम है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम लोग कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस को क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने पहला जो लिखा था हैबिचुअल। हैबिचुअल मीन्स होता क्या है? हैबिट मीन्स होता है आदत। आदत से संबंधित जितने भी आपके सेंटेंस बनते हैं वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। दूसरा हमने लिखा रेगुलर। समझ जाओ मेरे बच्चों, रेगुलर मीन्स होता है नियमित रूप से किया गया कार्य, हमारा सिंपल प्रेजेंट में आता है। तीसरा है रिपीटेटेड, यानी कि जो दोहराया जाता है, किसी कार्य को जो दोहराया जाता है वह हमारा सिंपल प्रेजेंट में आता है। अब हम इसको समझते हैं। जैसे ये आदत हमारी है, जैसे कोई बहुत सारे लोग होते हैं, वह उनकी आदत होती है न्यूज़पेपर पढ़ना। जैसे मैं कहूं वह अखबार पढ़ते हैं, वह अखबार पढ़ते हैं, जैसे उनकी ये आदत है, अखबार पढ़ते हैं, वह अखबार पढ़ते हैं। कौन? कोई है जिसका नाम है, तो उनकी एक आदत है। उसके बाद है रेगुलर। रेगुलर का मतलब क्या होता है? जो नियमित रूप से होता जाता है। जैसे मैं कहूं कि कोई अधिकारी है या टीचर है, तो वो अपना काम नियमित रूप से करते हैं। मैं कहूं कि वह पढ़ाते हैं, वह क्या करते हैं? पढ़ाते हैं, यानी कि उनका पढ़ाने का जो काम है वह रेगुलर चलता है, बंद नहीं होता है। रिपीटेड, जैसे वह 2 बार पढ़ाते हैं, चाहे रोज पढ़ाते हैं, चाहे सप्ताह में 1 बार पढ़ाते हैं, वो होता रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? वह अखबार पढ़ते हैं और वह पढ़ाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? अभी मैं इसका सेंटेंस भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। पहले इसको समझ लीजिए कि इंडेफिनिट होता क्या है, सिंपल इंडेफिनिट होता क्या है। फिर मैंने लिखा है टाइम इंप्रेसिंग एडवर्ब। टाइम इंप्रेसिंग का मतलब, जैसे कोई कहते हैं ना कि वह खाता है, तो कुछ लोग कहते हैं वो हमेशा खाता है, कोई कहते हैं कि दिन में 2 बार खाता है। तो ये टाइम को इंप्रेस कर रहा है, बता रहा है। ठीक है, अच्छा, वह दिन में 2 बार खाता है, 2 बार खाता है। ये आपका आ जाएगा टाइम एक्सप्रेसिंग इंप्रेसिंग एडवर्ब। उसके बाद होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको हम लोग नैसर्गिक सत्य कहते हैं, मतलब ये सत्य है तो सत्य, उसको कोई झुठला नहीं सकता। जैसे मैं कहूं कि सूर्य दिन में चमकता है, सूर्य दिन में चमकता है। अब सूर्य दिन में चमकता है, आप कह दीजिए कि नहीं भाई सूर्य रात में चमकता है, ऐसा नहीं है। सूर्य चमकता है तो दिन में, और दिन में ही चमकता है। क्या समझ में आया? जो सत्य है, कोई कहे कि 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, ये सत्य है तो सत्य है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। उसके बाद है मेंटल एक्टिविटी। जैसे वह ईश्वर में क्या करता है? विश्वास रखता है, वह ईश्वर में विश्वास रखता है, या वह उस पर विश्वास नहीं करता है, या वह उस पर विश्वास नहीं करता, यानी कि जिसको हम लोग दिमाग से ही मान लेते हैं अपनी भावनाओं को। ठीक है,
तो वह ईश्वर में या वह मुझ पर भरोसा करता है। ठीक है, अच्छा ठीक, भरोसा में सारे परास्ता है, जो भी कुछ हो। उसके बाद आता है फिक्स्ड प्रोग्राम। फिक्स्ड प्रोग्राम या प्लान, ये लगता है जैसे फ्यूचर का सेंटेंस है लेकिन बनता है प्रेजेंट टेंस में। लगता है फ्यूचर का लेकिन बनता है प्रेजेंट टेंस में। जैसे मैं बता दूं कि जैसे आपके भाई का कोई टिकट हो, वह अगले महीने में विदेश जा रहे हैं, तो यह फिक्स्ड प्रोग्राम प्लान है, यानी कि बनाया गया प्लान कि वह अगले महीने में विदेश जाएंगे। या आपके भाई का टिकट है, वह कल घर आ रहे हैं, तो आप कहेंगे मेरा भाई कल वापस आएगा। तो देखने में तो ये आपको फ्यूचर लग रहा है लेकिन बनेगा सिंपल प्रेजेंट में। क्या बनेगा? सिंपल प्रेजेंट में। उसके नीचे है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? लगता है कि वह फ्यूचर में है लेकिन उसका जो एक पार्ट है ना, वह जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वह आपका बनता है सिंपल प्रेजेंट में, और जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वह बनता है सिंपल फ्यूचर में। तो देखते हैं हम लोग, जैसे रामा आएगा, श्यामा जाएगा। अब इस कामा का मतलब होता है तो। इस कामा का अर्थ क्या होता है? तो। रामा आएगा तो श्यामा जाएगा, यानी जब एक आएगा तो दूसरा जाएगा। इसमें कंडीशन लगाया गया है और इसी कंडीशन के नाते इसे कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। अब इसको हम लोग समझते हैं कि ये है क्या, समझ में आ रहा है? अब तक तो हम लोगों ने केवल जाना कि सिंपल प्रेजेंट होता कैसे है, सिंपल प्रेजेंट होता क्या है। अब इसका ट्रांसलेशन मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊंगा, उम्मीद करता हूं कि समझ में आएगा। इस सेंटेंस को मैं यहां लिखकर छोड़ दे रहा हूं और आप यहां मेरे पास समझिए क्या होता है। आपको देखना है वर्ब। वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। वर्ब मीन्स क्रिया। अब सिंपल प्रेजेंट में आपको बताया जाता है कि सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्रिया में यस या ईएस लगता है। क्रिया में यस या ईएस लगता है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, सर सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है और यस या ईएस कहाँ कैसे लगाते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ सिंपल। अब थोड़ा सा मैं आपको ले चलता हूँ दूसरे तरफ, ठीक है? यहां देखिए, आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन के साथ डू लगता है। क्या लगता है? ये सहायक क्रिया आपको याद रखना है। आई वी यू दे एंड यानी कि और प्लूरल नाउन के साथ डू लगता है। इतना समझ में आ गया? बस यही से खेल चालू हो। ही सी इट या ऐसे लिखिए, या सिंगुलर नाउन के साथ डज लगता है। ध्यान से समझना है। आई वी यू दे एंड
सिंगुलर नाउन के साथ डू लगता है, ही सी इट या सिंगुलर नाउन के साथ डज लगता है। ध्यान से समझिए, जैसे मैं कहूं कि मैं पढ़ता हूं, यहां आ गया आई, मैं, इसका मतलब होता है मैं, हम, तुम, वे, एक से अधिक नाम, एक से अधिक नाम या वस्तु, कोई भी चीज जो एक से अधिक हो, या तो कोई नाम हो, कोई व्यक्ति हो, या वस्तु हो, नाउन ही है। ही मीन्स वह, ये लड़के की बात है। सी मीन्स वह, एक, यह या वह दोनों का बोध होता है। ओके, समझ में आ रहा है? मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। तो आप बनाएंगे, बहुत सारे बच्चे बनाते हैं आई एम रीड, आई एम रीड, लेकिन आपको समझना ये है आई एम रीड नहीं होगा, आई एम रीड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपको ये समझना है कि यहाँ इसकी सहायक क्रिया क्या है? डू है। क्या है? डू है। आई डू रीड क्या होता है? अगर इसकी सहायक क्रिया लगाई जाए तो आई डू रीड। क्या यह इसका सही है? नहीं, यह सही नहीं है। इसका हिंदी होगा मैं पढ़ता तो हूं। अगर आपने सिंपल सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग कर दिया तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मैं पढ़ता हूं, आई रीड। मैं पढ़ता तो हूं, आई डू रीड। समझ में आ रहा है? मैं पढ़ता हूं, आई रीड। मैं पढ़ता हूं, आई रीड। मैं पढ़ता तो हूं, आई डू रीड। क्यों मैं इसको कॉम्बिनेशन करके बता रहा हूं? ये चीजें आपको समझ में अभी आ जाएंगी। थोड़ा सा मैं इसमें परिवर्तन कर देता हूं, ध्यान से समझिएगा। मैं पढ़ता हूं, आई रीड। मैं पढ़ता तो हूं, आई डू रीड। मैं पढ़ता हूं, आई रीड। मैं पढ़ता तो हूं, आई डू रीड। अब कहेंगे कि आप ऐसे क्यों पढ़ा रहे हैं? आपको ये मैं बता रहा हूं कि आई के साथ जो सहायक क्रिया आएगी वो डू आएगी। आई के साथ जो सहायक क्रिया आएगी वह डू आएगी। एम का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी कि प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट सेंटेंस में नहीं होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में उसका प्रयोग नहीं होगा, तो नहीं होगा। आई रीड, मैं पढ़ता हूं, आई डू रीड, मैं पढ़ता तो हूं। अच्छा, वी, हम जाते हैं, हम जाते हैं। हम का क्या लिखेंगे? वी। क्या लिखेंगे? वी। यहां हमने सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। हम जाते हैं, वी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, है का स्पेलिंग नहीं लिखना है। वी गो, हम जाते हैं। अच्छा, इसी को मैं कह दूं हम जाते तो हैं। किसी बच्चे से बोला गया कि क्या तुम स्कूल जाते हो? तो कहते हाँ हम जाते हैं। तो कहता हाँ तुमको कहाँ हम देखें? कहता सब जाते तो हैं। हम जाते तो हैं, हम जाते तो हैं। अब यहां लगेगा वी डू गो, वी डू गो, हम जाते तो हैं। आई रीड, मैं पढ़ता हूं, आई डू रीड, मैं पढ़ता तो हूं। हम जाते हैं, वी गो, हम जाते तो हैं, वी डू गो। अब इससे समझ में आ रहा है यू, दे, एंड। अच्छा, यू के साथ तुम गाते हो, क्या करते हो? गाते हो, तुम गाते हो। यहां केवल सब्जेक्ट के बाद हम लोगों ने क्या लिखा? यू सिंग, तुम गाते हो।
यू सिंग, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब लग गया तो क्या हो जाएगा, यू सॉरी तुम गाते तो हो, इसका क्या बनेगा आपका, यू डू सिंग, यू डू सिंग। मुझे उम्मीद है आपको इतना चीज, ये जो चीजें हैं समझ में आ रही है। मेरा मेन मतलब है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगेगी, ठीक है। ये करने के बाद चीजें आपको बिल्कुल समझ में आएगी, टेंशन नहीं लेना, बस आराम से देखते रहिए, लिखते रहिए, ठीक है। अच्छा, ही सी इट के साथ क्या लगेगा, डज, ही सी इट के साथ क्या लगेगा, डज। जैसे मैं कहूं या किसी का भी नाम हो, जैसे मान लीजिए आपका नाम है रोहन, क्या नाम है, रोहन, रोहन दौड़ता है, रोहन क्या करता है, दौड़ता है। अब रोहन दौड़ता है, यहां देखिए कि डू लगा है आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन के साथ, और सिंगुलर नाउन के साथ डज लगा है ना। यहां डू लगा है, समझिए सब डू है, इसमें किसी चीज का कोई परिवर्तन नहीं है। डू लगा है, इसमें क्रिया में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन इसमें डज लगा है। देखिए लास्ट में डू के आखिरी में ई एस लगा है, इसलिए इसमें भी क्रिया के अंत में यस या ई एस या आई ई एस लगेगा एक जगह, जब क्रिया के अंत में वाई आएगा, और वाई से पहले क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। जब वाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा तो वाई को हटाकर आई एस लगाया जाता है। तो यानी कि यहां देखिए रोहन रन, रोहन, अब रोहन लिख दिए, अब रन लिखेंगे, लेकिन रोहन एक वचन है, सिंगुलर है, और इसमें ई एस लगा है, तो क्या लिख देंगे यहाँ, रोहन रन्स, रोहन दौड़ता है। वही फिर अगर हम लिख देंगे कि रोहन दौड़ता तो है, तो क्या बनेगा मेरे बच्चों, रोहन दौड़ता तो है, तो लिखेंगे रोहन, सहायक क्रिया यहाँ क्या था, डू, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, लेकिन इन लोगों के साथ क्या है, डज, तो रोहन डज। अब क्या करना है, यहां जो यस लगा इसको यहां से हटा देना है, रोहन डज रन, रोहन दौड़ता तो है, रोहन दौड़ता तो है, रोहन दौड़ता है, रोहन डज रन, रोहन दौड़ता तो है, रोहन रन्स, रोहन दौड़ता है। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं। वह खाना खाती है, वह खाना खाती है, इससे पता चलता है कि यह लड़की है, और जब किसी लड़की का नाम आएगा या उसके नाम के जगह कोई प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन आएगा, तो वह होता है सी, क्या होता है, सी ईट, लेकिन सिंगुलर है तो इट्स द फूड, सी इट्स द फूड। अगर मैं यहाँ लिखूं कि वह खाना खाती तो है, खाना खा, मान लीजिए कि बीमार पड़ गई तो लोग कहते हैं कहाँ, वो खाना कहाँ खाती है, तो कोई कहेगा उसका अरे खाना खाती तो है, तो क्या लिखेंगे, सी डज ईट द फूड, सी डज ईट द फूड। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं थोड़ा देर 5 मिनट और आपसे टाइम लूंगा आगे समझाने के लिए, ठीक, देखते हैं। यहां मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, पहले मैं रूल लिखता हूं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, रूल, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस यस या ई एस या आई ई एस
प्लस अदर वर्ड, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसी पर ध्यान देते हैं। ये रूल नंबर आपका है 1 फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट समझ में आ रहा है। और इसके बाद लिखते हैं रूल नंबर 2 सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ये क्या है? फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। समझ में आ गया? सिंगुलर सब्जेक्ट की सहायक क्रिया डज और प्लूरल सब्जेक्ट की सहायक क्रिया डू है। क्या है? डज और डू है। समझ में आ रहा है? यहां मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, राधा जाती है। हमको लग रहा है सबको पता हो गया होगा कि यह सेंटेंस कैसे बनेगा। राधा जाती है। फिर मैंने एक सेंटेंस बोला है आपसे, राधा जाती तो है, राधा जाती तो है। ठीक है, इसका मेन आसान तरीका क्या होता है? इसका तीसरा सेंटेंस होगा, जब हम निगेटिव बनाएंगे तो लिखते हैं राधा नहीं जाती है, राधा नहीं जाती है। इसका निगेटिव नहीं बनाएंगे, अंडरस्टूड? और बनेगा भी नहीं। ठीक है, राधा जाती है, राधा एक वचन है तो क्या लिखेंगे? राधा। गो मीन्स जाना। यहां जब डू है प्लूरल सब्जेक्ट और यहाँ क्रिया प्लूरल है, तो जब यहाँ ईएस लगा है ओ के बाद, तो यहाँ भी ईएस लगा देंगे, राधा गोस। राधा जाती तो है, राधा डज गो, राधा जाती तो है। अब राधा नहीं जाती है, अब क्या करेंगे? राधा नहीं जाती है लिखेंगे, राधा सहायक क्रिया लिखी दिए थे डज, सामान्य रूप से लिखेंगे नॉट और प्लस गो, राधा डज नॉट गो। समझ में आ रहा है? यही बच्चों को थोड़ा सा समस्या होता है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा सहायक क्रिया लगाएं। सूर्य पूर्व में निकलता है, सूर्य पूर्व में निकलता है, इसको क्या बनेगा? द सन rises in the east, the sun rises in the east। सूर्य पूर्व में निकलता तो है, the sun does rise in the east। सूर्य पूर्व में नहीं निकलता, ऐसा सेंटेंस नहीं बनेगा। यहां सेंटेंस बनेगा कि सूर्य पश्चिम में नहीं निकलता है, सूर्य पश्चिम में नहीं निकलता है। द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट, इन द वेस्ट, क्योंकि यह क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसका निगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा। दूसरा सेंटेंस मैंने आपको बताया है कि कंडीशनल, जैसे मैं कहूं वह कल मुंबई जाएगा, वह कल मुंबई जाएगा। यह देखने में तो लग रहा है फ्यूचर का है, लेकिन ये बनेगा प्रेजेंट में। आप लिखेंगे ही goes to मुंबई टुमारो। अब ये कहेंगे सर ऐसा क्यों? तो एक प्लान है, प्लान बनाया गया, प्लान, प्रोग्राम, योजना। जैसे मैं कहूं कि विद्यालय जुलाई में खुलेगा, विद्यालय पुनः जुलाई में खुलेगा, विद्यालय पुनः जुलाई में खुलेगा। तो ये बनाई गई योजना है, ये बनाया गया योजना है, ये आपका फ्यूचर में नहीं बनेगा। किस में बनेगा? बनेगा प्रेजेंट में। क्या बनेगा?
प्रेजेंट में, तो आप लिखेंगे द स्कूल रीओपन्स, स्कूल रीओपन्स इन जुलाई, रीओपन्स इन जुलाई। एक सेंटेंस में आपसे और बताऊंगा कि यदि वह आएगा तो मैं बाजार जाऊंगा, यदि वह आएगा कामा मैं बाजार जाऊंगा। ये दो सेंटेंसेज हैं और दोनों लग रहे हैं आपको फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर का, लेकिन नहीं, जिसमें यदि वेन या कोई भी कंडीशनल जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, जब यदि लग जाएगा, अगर लग जाएगा, जब लग जाएगा, तो उसके साथ वाला सेंटेंस आप क्या बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। तो इसको बनाएंगे इफ ही कम्स कामा आई विल गो टू मार्केट, आई विल गो टू मार्केट। अंडरस्टूड। इसके बाद कोई भी आपको कहीं भी कोई दिक्कत हुई होगी, कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा, उस चीज को मैं बहुत अच्छे से फिर समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।